सुप्रभात, नमस्कार। एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और कार्यक्रम की शुरुआत करें इसके पहले आज देख लेते हैं कि आज की तिथि क्या कुछ कहती है। विक्रम संवत 2080 श्रावण माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि दिनांक 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार। और आज का विचार क्या कुछ कहता है ये भी आपको हम बता रहे हैं। कदम छोटे हों या बड़े रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना चाहिए। और आज का इतिहास क्या है ये भी बता देते हैं आपको। 1940 में शिवाजी सावंत का जन्मदिन था आज के दिन। और अगर हम बात करें तो मराठी भाषा के वे साहित्यकार थे। 1956 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1968 में भारत में 2 स्टेज राइडिंग रॉकेट रोहिणी 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। इसके अलावा 1983 में भारत के उपग्रह इनसेट 1B को अमेरिका के अंतरिक्ष शटर चैलेंजर से प्रसारित किया गया था। इसके अलावा 2008 की अगर हम बात करें तो सरकार ने अमरनाथ विवाद सुलझाया था। जो अमरनाथ तक जाने का रास्ता था उस पर लेकर जो विवाद था उसको सुलझाया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2009 में भारत के सामाजिक कार्यकर्ता दीप जोशी को रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2020 प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति का निधन हुआ था, उनकी आज पुण्यतिथि है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो एक कुशल वित्त मंत्री थे, राजनीतिज्ञ थे और उनको कई भारत रत्न समेत कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। और 2016 की अगर हम बात करें तो पद्मश्री कश्मीरी लाल जाकिर का आज स्मरण दिवस है, पुण्यतिथि है। उर्दू के वे कवि थे। तो ये आज का इतिहास हमने आपको बताया, लेकिन आज का विषय क्या है ये भी आज समझ लेते हैं। आज हम बात करेंगे सहकारिता की, सेवा की और रसआहार की। लेकिन उस कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पहले आपकी मुलाकात कर देता हूं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ पीएस तिवारी जी हैं, अपर आयुक्त हैं सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश शासन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ हरभजन जांगड़े जी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर आपसे शुरुआत करना चाहूँगा पीएस तिवारी सर, क्योंकि सहकारिता एक बड़ा विषय है अपने आप में। और जब सहकारिता की बात आती है तो किसान सीधे तौर पर जुड़ जाता है आके। तो इसी से शुरुआत करना चाहेंगे कि सहकारिता और किसान कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वास्तव में सहकारिता के मायने क्या हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सहकारिता का अर्थ ही है आपस में सहयोग जी। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंगों में सहयोग है, हमारे परिवार के सदस्यों में सहयोग है, हमारे समाज में और हमारे यहाँ तक कि हम अगर कार्यालयों में काम करते हैं, जहाँ काम करते हैं, हम जिस समूह में काम करते हैं जी। उसी सहयोग को और मिलजुल कर काम करने को सहकारिता कहते हैं। जी। अगर आप विधिक रूप से देखें तो 20 या 20 से अधिक लोग मिल करके वो किसी भी प्रकार के उद्देश्य को, कॉमन काज को, मतलब एक सार्वजनिक उद्देश्य को लेकर के जो उनके सबके लिए हितकारी हो, वो एक सहकारी संस्था बना सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जैसा आपने कहा, सहकारिता और किसानों का बहुत अद्भुत समन्वय है और संयोग है, क्योंकि भारत देश में सहकारिता का उदय 1904 में किसानों को साहूकारों के कठोर ब्याज और भारी ब्याज से मुक्त दिलाने के लिए सहकारिता का उदय हुआ था। तो इसलिए किसानों को मुख्य रूप से सहकारिता के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है। सर लेकिन जिस तरीके से आपने 1904 का जिक्र किया और इस बात को भी कहा कि किसानों को कर्ज के बोझ से एक तरीके से, क्योंकि जो ब्याज लगता था वो ब्याज देते देते कई बार ऐसी तस्वीरें आ जाती थी चिंताजनक कि किसान के माथे पे चिंता की लकीर नहीं, किसान का जीवन ही खत्म हो जाता था। लेकिन जब से सहकारिता सेक्टर आया तो किसानों को लाभ मिलना शुरू हुआ। लेकिन सर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सहकारिता बैंकों का जो एक्सपेंशन पूरे देश में देखा गया और नाम पड़ा अपेक्स बैंक, तो इसकी सेवाएं किसानों तक मिल सके इसके लिए किस तरीके से ये विभाग जो है काम करता है, किसानों को किस तरीके से जोड़ता है
और ख़ास तौर पर जो तमाम शासन की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं सहकारिता विभाग के माध्यम से और इस बैंक के जरिए ही किसानों को मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, वित्त प्रदान करना शासन, मध्य प्रदेश शासन की एक प्रायोरिटी है, ख़ास तौर पर गरीब किसानों को और गरीब लोगों को। इसके लिए सहकारिता की त्रिस्तरीय संरचना है। गांव और 2-3 पंचायतों के स्तर पर आप देखते होंगे प्राथमिक सेवा सहकारी समितियां या आदिम जाति सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं। फिर आप देखते होंगे कि जिले में उनका अपना एक समूह संगठन है जिसका नाम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जो जिले का नाम है वो है। जैसे मान लें अगर आप भोपाल की बात करें तो जिला सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल है। अब इससे जुड़ी हुई ये संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं से जुड़े हुए किसान हैं। इसी तरह पूरे प्रदेश में कुल 38 बैंक हैं और ये 38 बैंक मिल करके मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का संगठन करते हैं और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के ये सदस्य हैं जी। और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक नाबार्ड से कर्ज लेकर के या अपने ओन फंड से इन जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को वित्त पोषण करता है, वित्त उपलब्ध कराता है जी। और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अपनी प्राथमिक सहकारी समितियों को, सेवा सहकारी समितियों को वित्त उपलब्ध कराते हैं और सेवा सहकारी समितियां उसी पैसे को फिर किसानों को देती हैं। यहाँ मैं आपको एक तथ्य रेखांकित करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश 2013 में ऐसा पहला राज्य बना जिसने ब्याज दरें कम करने का सिलसिला शुरू किया जी। और स्थिति ये आई कि आज 0% ब्याज दर पर, मतलब ब्याज लगता ही नहीं है और बिना ब्याज के ऋण किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है जी। कि कोई भी किसान, उसकी कितनी खेती है, वो कौन सी फसल लगाना चाहता है, फसल उसकी सिंचित है या असिंचित है, इसके आधार पर उसका एक ऋणमान प्रदेश से तय होता है उसके जिले के लिए जी। और जो ऋणमान स्केल ऑफ फाइनेंस तय होता है उसके आधार पर वह अपनी खेती के मान से सोसाइटी में जाकर के कुछ थोड़े मोड़े कागज औपचारिकताएं हैं निश्चित रूप से जिनको वो पूर्ण करके और वो ऋण प्राप्त करता है और खेती करता है। तो जी बिल्कुल, निश्चित रूप से सर। और अगर हम यहाँ बात करें तो सीधे तौर पर किसानों को सीधे तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की कवायद है और सहकारिता विभाग इसी को लेकर जो है काम कर रहा है और कम 0% ब्याज पर जो है किसानों को ऋण उपलब्ध करा रहा है। दर्शकों, हमारा जो ये कार्यक्रम है, लाइव कार्यक्रम है, इसके ज़रिए आप जो है यहाँ पर टेलीफोन करके हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जो है अपने जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। और हमारी जो टेलीफोन लाइन है वो लगातार खुली हुई है, फ़ोन इन कार्यक्रम है ये। और निःशुल्क जो नंबर है, टोल फ्री नंबर, वो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, 1800-233-0040। ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल करके सीधे हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और है, वो भी आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, 0755-266-0049। तो इस पर भी आप कॉल करके सीधे हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का या जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। हमारे साथ हरभजन जांगड़े जी भी हैं, समाज सेवी हैं और लगातार वृद्धजनों को लेकर जो सेवा कार्य हैं वो भी कर रहे हैं। और एक जिज्ञासा और जो लोगों के मन में होती है कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि अब जो है वरिष्ठों की सेवा के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है, आखिर ऐसा क्या कारण है, सीधे सर से समझते हैं। सर, ये एक बड़ी समस्या आ रही है, ओल्ड एज होम भी खुल रहे हैं और अब आप जैसे लोग भी लोगों के बीच जाकर सेवा का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको ये बता रहे हैं कि कैसे काम करना है, क्यों अपने माता पिता की सेवा करना है, वरिष्ठों को क्यों मान सम्मान देना है। आखिर सर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज रक्षाबंधन और गुजरिया का पर्व है और अपने इस MP दूरदर्शन के माध्यम से समूचे प्रदेश और देशवासियों को शुभकामना देना चाहूँगा। पूरे इस MP दूरदर्शन की टीम को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से इस विचार को जन जन तक पहुँचाने में जो सहयोग मिला है उसके लिए। जैसा कि आपने पूछा कि आज क्यों ज़रूरत महसूस हुई, वास्तव में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसा कि हम देख रहे हैं आज जिस तरीके से आज वृद्ध आश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। 2 माँ बाप मिलकर 4 बच्चों को पाल लेते थे, आज 4 बच्चे मिलकर और एजुकेशन
इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी मेंटेन करने के बाद जी जी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा रहे हैं। तो ये एक मानसिक परिवर्तन हो गया है, इसे बदलना, जी जी युवा पीढ़ी के अंदर माता पिता के सम्मान के भाव को उत्पन्न करना, यही हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। यूँ तो हम 2007 से काम कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो माता पिता है हमारे लिए सर्वोपरि है। माता पिता हमारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं। आज हम देखते हैं धर्म की बहुत, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हर प्रकार से धर्म के लिए तो लोग बहुत तेजी से आगे आते हैं, लेकिन वास्तव में असली हमारे जो धर्म है, हमारे माता पिता जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित करके हमें जन्म देकर ये दुनिया दिखाई और पाल पोस कर अपना सब कुछ समर्पण करके हमें हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पहुंचाया। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने, अच्छा व्यक्ति बने, मेरे और मेरे परिवार, मेरे देश और दुनिया का नाम रोशन करे। और वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पहुंच जाता है, तो माँ बाप को अपने साथ में रखने में उसे शर्म महसूस होने लगती है। निश्चित ये रूप से बड़ा सर, दुर्भाग्य माता है। पिता बोझ नहीं है, बल्कि घर का एक वैसा आभूषण है, घर का भी, मन का भी, परिवार का भी। जी जी जब तक वो साथ रहेगा तो घर चमकता रहेगा, और कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा अगर वो यहाँ से, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो माता पिता हैं वो घर के एक बड़े आभूषण। जी जी। तो ये हमने जो देखा कि स्थिति, अब इस पे हम कैसे काम करें, तो इसके लिए हमने एक संस्था का निर्माण किया, नॉन पॉलिटिकल संस्था है, जिसका हमने नाम ही संस्कार सेना दिया, और मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन कराया। चलिए सर, संस्कार सेना के बारे में आपसे समझूंगा। सारिका श्रीवास्तव जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सारिका जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो जी सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए आपका सवाल। जी, थैंक यू सो मच सर। जी मैं हरभजन जांगड़ी जी से जानना चाहूंगी, जी यह जो संस्कार सेना है, ये कैसे इनके दिमाग में यह ख्याल आया, यह विचार कि वह युवा पीढ़ी को मोटिवेट करने का काम करते हैं? आप विस्तार से समझाएं। जी मैम, धन्यवाद आपका। वास्तव में ये ख्याल हमने देखा है, अपने जीवन में उतारा है इस बात को कि जिस तरीके से हम या हमसे पहले वाली पीढ़ी अपने माता पिता का जितना सम्मान करते थे, आज की युवा पीढ़ी उतना सम्मान नहीं कर पा रही है। और युवा पीढ़ी ही नहीं, बल्कि जो स्थिति बनी हुई है देश में, जो एक तरह से संस्कार की जो है सुनामी जैसी आ गई है। आज जिस तरीके से जैसे जैसे हम बहुत तेजी से धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे धर्म अच्छी बात है, धर्म हमारे प्रभु श्री राम जो एक हमारा आस्था के केंद्र रहे, आज जिसे हम भगवान का दर्जा दिया, लेकिन हम उनकी पूजा तो करते हैं, उनके नाम से दुनिया के काम तो करते हैं, लेकिन वास्तव में उनने जो संदेश दिया था अपने माता पिता के एक वचन के खातिर राजपाट त्याग करके और वन ग्रहण कर लिया था, उस संदेश को यदि आज हम अनुग्रहण करके हम जिनकी नाम की पूजा कर रहे हैं, जिनके नाम से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका दिया संदेश को अनुसरण नहीं कर रहा है, उनके संदेश को अनुसरण कराना ही हमारा मूल उद्देश्य है। जी, निश्चित रूप से ये आपका मूल उद्देश्य है। सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, इसमें मेरा एक कहना है कि अभी जो कॉलर हमसे जुड़ी थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल आपसे किया था, उसमें मैं एक उत्तर देना चाहूँगा। जी जी जी। कि दरअसल बातें विश्वास की ही हैं। जी कई फिलोसोफर ये कहते हैं, चूँकि हमने फ़िलोसफी में एमए किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इसलिए इस पर मेरा अध्ययन भी है और मेरा खुद का एक उपन्यास भी है, इसलिए मैं इस पर कुछ दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूँ। जी जी जी। देखिए, सत्य का एक प्रकार ये है कि सत्य एक विश्वास है। जी, जैसे अब आपने, जांगड़े जी ने कहा कि हम भगवान राम पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास में बहुत चीज़ें हमारी फलीभूत होती हैं। जी, हम मूर्तियों में विश्वास करते हैं, चाहे वो कागज़ पर बनी हुई हों और चाहे वो पत्थर से उकेरी हुई हों, लेकिन एक बार जब हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो फिर हम उनमें दैवत्व का दर्शन करते हैं और वही दैवत्व हमारे बहुत सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जी, तो हम अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें तो माता पिता एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमारे जीवित देवता के रूप में हमारे आसपास होते हैं। हम भगवान से क्या कामना करते हैं? अगर हम गॉड को डिफाइन करें तो सम टोटल ऑफ गुड इज गॉड,
बहुत सारी अच्छी चीज़ों का नाम ही ईश्वर है। ईश्वर अच्छा करता है, कल्याण करता है, सभी के लिए शुभ करता है। तो माता पिता भी यही तो करते हैं, हमारे लिए कल्याण करते हैं, सबके लिए शुभ करते हैं जी। तो यदि हम जीवित माता पिता के प्रति उतनी ही श्रद्धा रखें, उतनी ही निर्विकल्प, निःशर्त और बिना किसी सोच के कि हम बिना किसी लाभ, जैसे भगवान के दरबार में जब आप जाते हैं तो पवित्र मन और आचरण के साथ जाते हैं, तो अगर इसी प्रकार से उतनी ही श्रद्धा अगर आप माता पिता में रखते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, कम से कम मैं मेरे जीवन के आधार पर मैं कह सकता हूं, मेरे अपने अनुभव के आधार पर कि आज मैं जहां कहीं भी हूं वो केवल माता पिता के प्रयत्न, उनके मनोवैज्ञानिक प्रयत्न, उनके अपने विजन और उनके अपने आशीर्वाद और उनके प्रति केवल श्रद्धा भाव के कारण ही हूं। और मैंने तो अपने पुस्तक में एक शब्द लिखा है, मेरा पूरा नाम प्रेम सागर है लेकिन प्रेम नाम से मैंने लिखा है कि प्रेम की सफलता उतनी ही रही जितनी कि उसके पिता के प्रति और माता के प्रति उसकी श्रद्धा रही। मतलब सफलता श्रद्धा के अनुरूप है। मंदिर में आप जाके जितनी श्रद्धा करते हैं उतना ही आपको प्रतिफल प्राप्त होता है, लेकिन श्रद्धा निःशर्त, निर्विकार, जी निश्चित रूप से सर, श्रद्धा जो है निश्चल होना चाहिए। निश्चित रूप से आप ये सही बात कह रहे हैं और माता पिता का सम्मान भी करना चाहिए। जांगड़े जी के पास चलेंगे। सर बात जैसे हो रही है, सर ने भी काफी कुछ अलग तरीके से व्याख्या की। माता पिता की श्रद्धा के साथ मानना होगा कि मूर्ति में प्राण आ जाते हैं और यहाँ तो व्यक्ति में ही प्राण है, लेकिन आप सेवा नहीं कर पा रहे। सर संस्कार सेना के गठन के बाद किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम आप कर रहे हैं? जी बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग जो काम करते हैं, सबसे पहले हमने शुरुआत की 14 फरवरी को जो बच्चे वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उस दिन हम साक्षात रूप से माता पिता को सामूहिक रूप से बिठाकर और उनकी पूजा करके माता पिता पूजन दिवस के रूप में एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। जी। और जहाँ जहाँ हमारी शाखाएं फैलती जा रही है उनको भी निरंतर बोलते हैं जो जिस लेवल पर भी हैं वो उस लेवल पर कार्यक्रम करें। तो आज हमारी संपूर्ण भारत में लगभग जो है 20-22 राज्यों में तो कंप्लीट शाखा है और वो सभी जगह माता पिता का पूजन करते हैं। माता पिता के लिए हम जैसे हम अपने बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं तो हम ये भी एक संदेश देते हैं कि बच्चों का जन्मदिन मनाएं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें माता पिता का सम्मान पहले हो। हम यदि घर का कोई अच्छा कार्यक्रम करते हैं, कोई नया काम करते हैं, कोई दुकान, शॉप, मकान, किसी की ओपनिंग भी यदि हम करते हैं तो आज एक फैशन बन गया है कि मंत्री, मिनिस्टर और हाई प्रोफाइल लोगों से आके फीता कटवाते हैं। लेकिन हमारा जो मैसेज है, हम जो संदेश देते हैं उसके अनुसार जो हमारे जन्मदाता, हमारे माता पिता जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर हैं, इस मुकाम पर हैं, उनके द्वारा उस कार्यक्रम का शुभारंभ कराया जाए तो ये एक आत्मा में उनको भी बड़ी एक संतुष्टि होगी और उनको लगेगा कि मैंने जिस बच्चे को जन्म देकर दुनिया में लाया वो आज मेरा सही हक अदा कर रहा है। निश्चित रूप से सर सही हक अदा कर रहा है। ये आपने एक बड़ी बात भी कही कि माता पिता दिवस मनाने की शुरुआत की, लेकिन सर समस्या यही आती है कि एक दिन तो सभी मना लेते हैं, लेकिन इसको संस्कार में डालना, क्योंकि आपने नाम ही रखा है संस्कार सेना, लेकिन इसको रूटीन संस्कार में डालना ये एक बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि हम देखते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व आता है, सबके अंदर की देशभक्ति जाग जाती है। उसी तरह माता पिता दिवस तो आपने 14 फरवरी को मनवा दिया, सबके अंदर भावना भी जाग गई, लेकिन इसको रेगुलर रखना एक बड़ी चुनौती है। तो क्या इसकी कोई ट्रेनिंग भी देते हैं या समय समय पर? क्योंकि आजकल के अगर हम परिदृश्य में देखें तो जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था वो अब बिखरता जा रहा है और अब जो है एकल परिवार की परंपरा चल पड़ी है। तो ऐसे में माता पिता को आज के कल्चर में अपने आप को ढालना होता है, तो दूसरी तरफ बच्चों की भी उतनी जिम्मेदारी होती है कि अपने माता पिता को स्वीकारें। तो उसके लिए भी आप समझाते हैं कि समय समय पर संवाद के भी कोई कार्यक्रम चलते हैं, क्योंकि जनरेशन गैप के कारण ये एक बड़ी समस्या आ रही है। जी बिल्कुल, संवाद के कार्यक्रम भी चलते हैं, स्कूलों में और कॉलेजों में भी हम जाकर प्रोग्राम देते हैं। 1-2 घंटे का हमारा एक कैंप होता है और उस कैंप के माध्यम से हम बच्चों में इस बात से अवगत कराते हैं, बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि ये बताइए आप कि दुनिया में 7.5 अरब से ज़्यादा जनसंख्या है और इसमें एक बच्चा भी कोई ऐसा है जो बिना माता पिता के इस दुनिया में आया हो? तो जवाब मिलता है कि नहीं। तो जब यदि नहीं आया तो सबसे बड़ा हमारे दुनिया में कोई पूजनीय है तो वो हमारे माता पिता है, इनका हम सम्मान करें। यदि आज हमने इनका सम्मान किया तो आने वाली पीढ़ी में, आज के आप युवा हो, आज के बच्चे हो, कल युवा होंगे, आज के युवा हो, कल आप वृद्धावस्था में पहुंचेंगे। तो जो निरंतर जो स्तर गिरता जा रहा है, उस गिरते हुए स्तर पर कहीं ना कहीं किसी भी जगह से ब्रेक लगाकर उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। यदि आज हमने हमारे माता पिता का सम्मान किया तो घर में हमारे जो बच्चा जन्म ले रहा है, जो देख रहा है, वो देखेगा कि मेरे पापा, उनके पापा मम्मी का सम्मान करते हैं,
तो स्वाभाविक है कि उसे हमें शिविर लगाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वतः ही माता पिता के सम्मान के संस्कार उन बच्चों के अंदर डेवलप होंगे और जब वो युवा अवस्था में पहुंचेंगे तो वो अपने माता पिता को यानी आपको जो है वो कभी वृद्धाश्रम में नहीं पहुंचाएंगे, घर में रखकर आपका सम्मान करेंगे। निश्चित रूप से सर, और ये समस्या बड़ी है क्योंकि अब पहले कहा जाता था जब संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता उस समय बोझ नहीं होते थे। दादा दादी नाना नानी बच्चों को ना सिर्फ देखभाल करते थे बल्कि उनको कहानियां भी सुनाते थे और वहां से संस्कार भी मिलते थे। और यही कारण है कि अब वो संस्कार बचे नहीं, इसलिए संस्कार सेना का गठन करना पड़ रहा है। विचारणीय सवाल है। सहकारिता के बारे में भी हम बात करेंगे। सर, जब बात आती है सहकारिता की तो हमने देखा कि केंद्र सरकार ने एक अलग से मंत्रालय का गठन किया है, सहकारिता विभाग अलग से बनाया गया, और उसके बाद किस तरीके से इसमें बदलाव देखने को मिला और जो बैंकिंग प्रणाली थी उसमें कितना बदलाव आया? देखिए, अभी 2021 में नए सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ जी, और सहकारिता मंत्रालय की कमान जी माननीय श्री अमित शाह जी को दी गई। जी जी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पूरे भारत में सहकारिता के क्षेत्र में एक क्रांति लाने की व्यवस्था की है। और वो इस तरह से कि जैसे पूरे देश में जितनी सेवा सहकारी समितियां हैं जी, सबसे पहले तो उनका विचार है कि उसको कंप्यूटराइज किया जाए और वो प्रक्रिया चल रही है जी काफ़ी उस प्रक्रिया में काम आगे बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी काम आगे बढ़ चुका है। जी जी और उन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि दिसंबर तक सारे सेवा सहकारी समितियों के जो कंप्यूटरीकरण हो जाएगा, उससे क्या होगा कि सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होगा, मशीन के माध्यम से होगा, एटीएम माइक्रो एटीएम मशीन के माध्यम से होगा, कार्ड के माध्यम से होगा। तो ये जो पहले रसीदों की समस्या जाती थी, ट्रांजैक्शंस में थोड़ी बहुत कोई गलतियां कर लेता था, वो गलतियां अब नहीं होंगी। ऑनलाइन और तत्काल रियल टाइम में सब कुछ होगा जी। तो एक तो ये है। इसके अतिरिक्त उन समितियों को बहुउद्देशीय बनाने का प्रयत्न किया गया है, जिसमें कि पहले केवल वो खाद बीज का भंडारण करती थी, खाद बीज देती थी और ज़रूरत के मुताबिक खेती के लिए लोन देती थी, मतलब नकद ऋण देती थी। अभी उन्होंने ये प्रयास किया है कि सोसाइटियों में पर्याप्त व्यवसाय हो, चाहे वो यहाँ तक कि अगर गैस एजेंसी को लेना चाहती हैं। एक ज़माना था कि जब गैस एजेंसी लेना केवल एक बहुत एलाइट क्लास की बात थी, आज उन्होंने सहकारी समिति के लिए खोल दिया है। या पेट्रोल पंप, अगर आप सोसाइटी के पास ज़मीन है तो पेट्रोल पंप खोल सकती है, नहीं ज़मीन है तो सरकार उसे ज़मीन देगी। और भी प्रकार से जितने प्रकार के व्यवसाय जो लोग अकेले नहीं कर सकते थे लेकिन मिलकर कर सकते थे, पर उनके लिए बहुत सारी लाइसेंसिंग या बहुत सारी चीज़ें आड़े आती थी, आज सरकार ने ये व्यवस्था की है, अपने स्तर से बड़ी बड़ी कंपनियों से एमओयू किया है कि जिसके माध्यम से सहकारी समितियां बहुत सारा व्यावसायिक कार्यक्रम चला सकती हैं। जिससे देखिए विजन जो है वो बहुत बड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी का जो विजन है, और उस विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री प्रदेश के जो क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसमें ये चल रहा है कि गवर्नेंस के दो मॉडल काम करेंगे। एक मॉडल है जो गांव के लेवल पर, पहला मॉडल रहेगा कि ग्राम पंचायत है जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर और सोशल वेलफेयर की स्कीम्स के लेवल पर काम कर रहा है। दूसरा जो बैंकिंग से जुड़ी हुई या अन्य प्रकार की जो सेवाएं हैं, जो व्यावसायिक सेवाएं हैं, उन सेवाओं के लिए सेवा सहकारी समितियों को या आदिम जात सहकारी समितियों को या जिनको हम साधारण भाषा में पैक्स कहते हैं, इन समितियों के माध्यम से जनता को वो सारी सेवाएं दी जाएंगी। इनके उद्देश्य को बहुत व्यापक बनाया जा रहा है और माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी की मंशा यह है कि ऐसा कोई भी गांव शेष न रहे जो किसी न किसी सहकारी संस्था से जुड़ा ना हो, चाहे वो दुग्ध समिति हो, चाहे वो मत्स्य पालन समिति हो, चाहे वो सेवा सहकारी समिति हो, यदि समिति और वह गांव किसी न किसी समिति के क्षेत्र से जुड़ा हो। निश्चित रूप से सहकारिता के जरिए गांव तक विकास पहुंचाने की ये कवायद है, क्योंकि जो काम एकल प्रणाली से नहीं हो सकते थे वो सहकारिता सोसाइटी के जरिए किए जा सकते हैं। हरभजन जांगड़े जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वृद्धजनों को संबल देने के लिए, सशक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। सर, आपने इस बात को तो बता दिया कि संस्कार सेना का गठन हो गया, लेकिन सर भारत यात्रा भी एक आपने निकाली थी। तो वो उस यात्रा के जरिए आप कैसे लोगों तक पहुंचे और वहां जब आपने संवाद किया होगा तो कई युवाओं ने देखा भी होगा अजीब से कि अरे ये क्या भाई, वृद्धजनों की सेवा, ये तो हमें पता है। तो वहां पर कैसी ये यात्रा का आपका पूरा अनुभव रहा?
देखिए, मैं बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जी। और ये जो संस्कार सेना और जो विषय है हमारा, इस विषय को हमने जहाँ भी जिस तक भी पहुँचा, चाहे वो सोशल डिजिटल मीडिया के माध्यम से पहुँचा हो या वाईफाई हमारे जाने के बाद पहुँचा हो, उसको ज़बरदस्त समर्थन मिला है। जहाँ तक कि हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल जी के पास हमने अपने इस प्रस्ताव को पहुँचाया और उनसे जब हमने चर्चा करने का प्रयास किया उनके ओएसडी के माध्यम से कि हम एक इस विषय पर काम कर रहे हैं और 14 मई मातृ दिवस से हम एक 51 दिन की भारत यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हमारा विषय को समझा और समझने के बाद उन्होंने तत्काल हमें मौका और समय दिया कि ठीक है आप आइए और राजभवन से मैं हरी झंडी दिखाकर आपकी यात्रा का शुभारंभ करूंगा। और ये सौभाग्य हमें मिला कि हमारे राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल के द्वारा राजपाल भवन से हमारी यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा तो शुभारंभ हुआ, लेकिन शुभारंभ हुआ, लेकिन किस तरीके से जब आप अलग अलग प्रांतों में गए होंगे तो लैंग्वेज बैरियर भी आता है, क्योंकि आपने इस तरीके से कहा भी कन्याकुमारी तक आपने निकाली है, तो किस तरीके से वहाँ पे लोगों को समझाया, किस तरीके से गैदरिंग हुई? कई लोग साथ भी आए होंगे, कईयों ने विरोध भी किया होगा। जी नहीं, विरोध का तो जहाँ तक कि मतलब पूरे भारत के किसी कोने में कहीं भी किसी एक बच्चे ने भी विरोध नहीं किया। जहाँ तक कि हमने एक ये हमारा एक यात्रा का एक ब्रोशर निकाला और इस ब्रोशर को हमने जब सोशल डिजिटल मीडिया पर भेजा तो कई समाज सेवी साथियों के द्वारा हमें बड़े पैमाने पर हमारे पास में कॉल भी आए, हमें सहयोग भी मिला। हमने इसमें एक अपेक्षा की QR कोड डाल के कि संस्था के नाम से आप 1 रुपए का भी यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो हमारे इस विचार को आपका समर्थन माना जाएगा और हमारे लिए आशीर्वाद होगा। तो एक वृद्धजन सम्मान समिति है जो आगरा से है, डॉक्टर गिरीश सी गुप्ता जी जिसके संचालक हैं, लगभग 84 वर्ष की उनकी उम्र है। जी जी। और उनको जब ये पंपलेट किसी तरीके से डिजिटल के माध्यम से ये विचार पहुंचा तो उन्होंने हमें कॉल किया, हमसे डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतने पुण्य कार्य के लिए मैं भी काम करता हूं, लेकिन मैंने पहला व्यक्ति देखा जो इस विषय को लेकर पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं और आप 51 दिन की यात्रा कर रहे हैं, तो मेरी ओर से 51 दिन के लिए 51,000 रुपए का सहयोग। और उन्होंने मेरे अकाउंट वगैरह लिए और 2 दिन के अंदर 51,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो इस प्रकार से 1 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक का हमें आर्थिक सहयोग भी मिला। हाँ, ये बात सही है, कई जगह पर लैंग्वेज प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग नहीं थे हमारे पास, ज़्यादा हमें बहुत लैंग्वेज आती भी नहीं थी, तो वहाँ हमने फिर एक उसका सब्स्टिट्यूट निकाला। हमारे साथ में हमारी राष्ट्रीय सचिव है अलका धुर्वे जी, वो भी हमारे साथ में थी और उनके द्वारा हमने एक रिकॉर्डिंग की। हमारे ऊपर गाड़ी में माइक लगा हुआ था, उसमें रिकॉर्डिंग बजती थी, तो उसको हमने गूगल के माध्यम से लैंग्वेज कन्वर्ट किया। जी। और जहाँ जिस स्टेट में जहाँ भी गए तो उसकी जो हमारी हिंदी में है उसको हमने लैंग्वेज कन्वर्ट करके और उसके माध्यम से जब हमने उसमें वहाँ चलाई तो वहाँ के लोगों ने उस भाषा को समझा और समझकर फिर जो लोग हमारी लैंग्वेज समझने वाले थे वो लोग भी आए और हर जगह यहाँ से उज्जैन से हम शुरू हुए थे। पहला हमारा पड़ाव महाकाल उज्जैन था, इसके बाद हम महू, अंबेडकर नगर और अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, दमन, मुंबई, काफी अच्छे जगह पर हम लोग अच्छा रिस्पांस इस यात्रा को मिला है और लोग जागरूक भी हुए हैं। सर आपके पास लौटना चाहूँगा, PS तिवारी सर हैं हमारे साथ, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक भी हैं। सर आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ तो चीज़ें अब ये हो गई हैं, सहकारिता में चुनौतियाँ भी कई सारी आ गई हैं, क्योंकि अब गाँव तक सोसाइटियाँ खुल रही हैं, सहकारिता के क्षेत्र से विकास के जरिए गाँव को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, तो वहीं प्राइवेट बैंक भी आ गए हैं सर। तो दोहरी चुनौती है, एक तो यहाँ पर गुड गवर्नेंस की बात भी आ रही है, ज़मीनी स्तर तक जो सोसाइटी हैं वो निष्पक्ष रूप से सुचारू रूप से चलें वो भी हैं, और प्राइवेट बैंक्स भी चुनौती हैं। तो सर इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं और इसमें कितना चुनौतीपूर्ण रहता है विभाग के लिए? बिल्कुल सही सवाल है और बहुत प्रासंगिक भी है। देखिए अभी इसमें कोई शक नहीं कि तकनीकी का प्रवेश हर क्षेत्र में हो गया है और बैंकिंग में तो ये कहें कि सारी बैंकिंग अब आपके डोर स्टेप पर ही है, आपके एक मोबाइल के भीतर सारा बैंक है, किसी भी काम के लिए अब आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और निश्चित रूप से यह कार्य नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर के बैंक या प्राइवेट सेक्टर के बैंक तत्काल और पहले कर लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जिस प्रकार की मतलब जो स्वयं का निर्णय है, और ये एक राज शासन का बैंक है,
यहाँ हमारी एक पारदर्शी नियम प्रक्रिया के माध्यम से हम चीज़ों को करते हैं। बावजूद इसके भी हम जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनके साथ चल पाएं, इसके लिए हम भी मोबाइल बैंकिंग या हमारे सारे 38 बैंक इस समय CBS सर्वर पर हैं और हमारे बैंकों से आप पूरे देश में कहीं भी किसी भी प्रकार से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से। हमारे भी चेक एट पार पूरे भारत में कहीं भी आप उसको भुना सकते हैं। कुल मिलाकर के जितने प्रकार के पॉजिटिव पे सिस्टम है आपकी सुरक्षा के लिए, जैसे ना जब 5 लाख या अधिक के आप चेक जारी करते हैं तो पॉजिटिव पे सिस्टम होता है जिसमें आप कंफर्मेशन देते हैं, तभी ऐसे ट्रांजैक्शन हो पा रहे हैं। तो जो चीज़ें प्राइवेट बैंकों में होती हैं वो चीज़ें हम लोग कोऑपरेटिव बैंक में भी क्रमशः करते हैं, क्योंकि हम किसानों के बैंक हैं, हम गरीब लोगों के बैंक हैं, हम पूंजीपतियों के बैंक नहीं हैं। और गरीबों का बैंक होने के नाते हमको थोड़ी सी फंड की प्रॉब्लम जरूर रहती है, लेकिन हमारी सरकार हमारे साथ है और हमको बीच बीच में फंड भी मिलता रहता है, सरकार सहयोग करती रहती है और जनता का हमें डिपॉजिट मिलता है। उसके आधार पर हम सारी डिजिटल सेवाएं कोऑपरेटिव बैंकों में भी दे पा रहे हैं। निश्चित रूप से सर, कोऑपरेट बैंकों में भी ये सुविधा मिल रही है। अलका धुर्वे जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। स्वागत है अलका जी, आपका सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी, मैं अलका धुर्वे बात कर रही हूँ। जी मैं जी हरभजन जी से जानना चाहूंगी कि यह संस्था कितने वर्ष से काम कर रही है और किस प्रकार से मोटिवेट करती है युवा पीढ़ी को, और कैसे क्या वो वृद्धाश्रम में जाकर मोटिवेट करते हैं या फिर कहीं शिविर लगाते हैं या स्कूलों में, तो वह विस्तार से समझाएं। जी बिल्कुल। तो हरभजन जी आपसे सवाल है कि किस तरीके से आपकी संस्था जो है लोगों को जागरूक कर रही है और वरिष्ठ जनों को सम्मान मिल सके इसके लिए काम कर रही है। जी। देखिए मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जिस तरीके से जैसे आपने कहा तो 2007 से संस्था काम कर रही है और 2007 से निरंतर हम लोग स्कूल कॉलेजों में भी जाते हैं। उसके अलावा जैसे सामाजिक धार्मिक जो भी आयोजन होते हैं उन आयोजनों के माध्यम से यंग जनरेशन को माता पिता के सम्मान के प्रति मोटिवेट करने के लिए माता पिताओं को सामूहिक रूप से स्टेज पर बिठाते हैं और उनका पूजन करके उनका सम्मान करते हैं। उनके मन में ये भाव उत्पन्न हो कि ये माता पिता हमारे लिए सर्वोपरि है। ये एक यूनिक कार्यक्रम होता है, चाहे वो किसी के जन्मदिन का कार्यक्रम हो या धार्मिक आयोजन हो, उनमें भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित करते हैं। और इसके अलावा जैसा कि आपने बताया, हमारा एक संस्कार सेना का 6 जुलाई को स्थापना दिवस रहता है, तो 6 जुलाई को स्थापना दिवस पर कार्यक्रम करते हैं। बीच बीच में हमारा एक सोशल डिजिटल मीडिया के माध्यम से कुटुंब ऐप के माध्यम से हमारी जो टीम है उसकी मीटिंग होती है और मीटिंग करने के बाद उनको हम कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपते हैं। वो जो भी हमारे पदाधिकारी जिला स्तर पर प्रदेश स्तर पर हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जिले में वहां जाकर वहां के युवाओं में माता पिता के सम्मान के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम चलाते हैं। निश्चित रूप से सर, कार्यक्रम में चलते चलते आपसे संदेश भी चाहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम तो विस्तार से आपने बता दिया, लेकिन 2 लाइनें ऐसी भी चाहूंगा मैं कि जो युवा पीढ़ी ये कार्यक्रम देख रही है उनको आप क्या संदेश दें? देखिए, युवा पीढ़ी के लिए संदेश तो एक सबसे बड़ा संदेश यही है कि चाहे लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो 1000 और माता पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार। जो माता पिता की नहीं सुनेगा, जो माता पिता की नहीं सुनेगा उसकी कौन सुनेगा। जो माता पिता की नहीं सुनेगा उसकी कौन सुनेगा। जो माता पिता को ठुकराएगा दर दर की ठोकर खाएगा, दर दर की ठोकर खाएगा। जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए, सुनीता सोनकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका। जी सर नमस्ते जी, सवाल पूछिए। मैं हरभजन जांगड़े जी से पूछना चाहूंगी कि वह कोरोना काल में बहुत ग्रस्त थे, तो उन्होंने कोरोना काल में बहुत सारी सेवाएं भी दी है और किस प्रकार से उन्हें सेवाएं दी है उसके बारे में भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने बहुत अच्छी बात पर फोकस किया है। आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ, आज मेरा ये जो जीवन है ये वास्तव में ये यदि सही मायने में मैं आज जीवित हूँ तो ये संस्कार सेना की बदौलत ही जीवित हूँ। मैं जब 1 वर्ष तो सब स्टार्टिंग जब कोविड काल आया तो हमने करीब 45 दिन तक निरंतर प्रतिदिन मंडीदीप में एक अंबेडकर भवन है, वहाँ से हमने
लगभग 1000 से 2000 लोगों को भोजन कराते थे संस्कार सेना के माध्यम से। जी जी जी। और हमारे पास कुछ नहीं था, सब लोगों से सहयोग, और जो संपन्न लोग थे वो आकर हमें सहयोग करते थे। वहाँ लगभग 30-35 महिलाएं तो भोजन बनाने के लिए कंटिन्यूज लगी रहती थी। तो वो जो दुआएं मेरे साथ में थी, उस दुआओं ने जब अगले वर्ष जब मुझे खुद को कोविड ग्रस्त में हुआ, तो मेरी स्थिति इस कंडीशन में पहुंच गई थी कि आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद ही है मैं जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में पहुंचने वाला दुनिया में कोई व्यक्ति बचा होगा। जी निश्चित रूप से सर, सेकंड में ये बड़ी ये भयावह तस्वीर हमने देखी थी कोरोना संकट काल के दौरान, जहां पर लोग परेशान थे। लेकिन जिस तरीके से जांगड़े जी भी ये बता रहे थे कि बुजुर्गों की दुआ हो तो कहीं ना कहीं जीवन मिल जाता है, और इस जीवन के लिए हमें भी अपने बुजुर्गों का आत्म सम्मान करना होगा। फिलहाल कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्षमता है स्वयं को दोहराने की और वर्तमान को बदलने की। भारत के इतिहास में काला समय आया ब्रिटिश राज का, मगर भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम समय भी था। भारत के उस स्वर्णिम काल को जानने और फिर से जगाने के लिए देखिए सोने की चिड़िया नया भारत नई उड़ान, हर शनिवार रात 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए श्री रामचरितमानस प्रतिदिन प्रातः 6 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। और रंग हमारी भावनाओं के, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी रंगोली। देखिए तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और कार्यक्रम में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सहकारिता की, सेवा की और रसाहार की, हमारे साथ डॉक्टर पूर्णिमा दाते मैम भी जुड़ गई हैं, रसाहार और योग विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा जी, आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि रसाहार अपने तरफ से रस तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसका आहार लेना, ये बेसिकली अगर हम देखें तो रस आहार का मतलब क्या होता है और इसका क्या लाभ है? क्योंकि कोरोना के बाद ये चीज़ें देखने में तो आई, लेकिन लोग सीधे तौर पर मार्केट पर डिपेंड हो गए, लेकिन आप अब ये रस आहार लेकर आई हैं, ये क्या है बेसिकली? आयुर्वेद में ये बताया गया है कि वनस्पतियों का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप जो है वो ताज़ा रस रहता है। मतलब आप किसी वनस्पति को तुरंत निचोड़ के और उसका ताज़ा रस निकाल के लो तो वो सर्वश्रेष्ठ उसका प्रभाव पड़ता है शरीर पर। तो इसीलिए मैंने रसाहार को ही चुना, ताकि कोई भी प्रिपरेशन करने के बदले स्वयं सब लोग उसका उपयोग कर सकें। तो ये इसके परिणाम भी बहुत अच्छे आए। मैं गत 18 वर्षों से इस पे काम कर रही हूँ, और बहुत सारे जीर्ण रोग जैसे ब्लड कैंसर है, लिवर डिसऑर्डर है, यहाँ तक कि ऐसे भी पेशेंट आए जिनका डॉक्टर ने कहा कि लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। कोई ब्लड कैंसर के पेशेंट थे, उन्होंने कहा कि बस कुछ महीने ही आपका जीवन है, लेकिन वो धीरे धीरे रस लेके, रेगुलर लेके अब वो बहुत स्वस्थ हैं और अपना फुल स्विंग में अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी परिणाम भी आए हैं। साथ में छोटे छोटे जो रोग होते हैं, अब कोरोना को भी हम अपनी दृष्टि से छोटा ही रोग मानते हैं, क्योंकि उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। कोरोना जिनको भी हुआ, रसाहार तुरंत शुरू किया तो वो 2 या 3 दिन में ही ठीक हो गए, और 10 दिन में तो वो पूर्णतः स्वस्थ होके अपने काम में भी लग गए, और कोई साइड इफेक्ट भी उसके नहीं हुए। तो सर्दी, खांसी, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, ये सब चीज़ें भी इससे आसानी से ठीक हो सकती हैं। आसानी से ठीक हो सकती हैं, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि भारत का जो पुरातन
संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद छुपा हुआ है जी। और अब तो विदेशी भी उसे अपना रहे हैं, लेकिन अब स्वदेशी लोग उसे अपनाएं, इसके लिए क्या आप जागरूकता अभियान भी चलाती हैं और ये पद्धति कैसे लोगों को बताती हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर ये है कि आजकल लोगों के पास समय कम है और सब चाहते हैं कि हमें इंस्टेंट मिल जाए। तो इस इंस्टेंट का आपने कहा कि ताज़ा जूस पीना है, तो वो कैसे, मतलब पद्धति पूरी कैसे काम करती? वो हुआ ये कि जब मेरा आयुर्वेदिक बैकग्राउंड है परिवार का, मेरी माँ ने ही मेरे को सिखाया आयुर्वेद और मेरे ननिहाल में भी सब आयुर्वेदिक वैद्य हैं। जब मैंने कुछ नेचुरोपैथी समझी और सीखी तो उससे मुझे पता चला कि उसमें एक टर्म है रसाहार, और वो रसाहार टर्म मुझे लगा कि जैसा आपने अभी कहा कि सब लोग इंस्टेंट चाहते हैं, तो मुझे लगा कि ये तो हर कोई अपने मन से घर पे कर नहीं सकता और कुछ उसके पीछे अध्ययन की भी ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि कोई और काम करने के बदले मैं केवल रसाहार केंद्र शुरू करूं और उसमें ताजे रस बना के वो लोगों को घर पे ही उपलब्ध करा दूं, तो लोगों को अपना नियम से योग करते बनेगा, अपनी दिनचर्या नियमित रख सकेंगे। किसी को 8 बजे जाना है, किसी को 9 बजे जाना है, तो अपने सारे काम ठीक से समय पे करके वो अपना एक ग्लास उनके सामने मिल जाए रस और वो पी के चले जाएं। तो वो उसकी दिशा भी चाहिए, इसलिए गाइडेंस भी चाहिए। तो परामर्शदाता के रूप में मैंने अपने आप को तैयार किया, उसके लिए मैंने PhD भी की इस विषय पे, और उसके बाद अब परामर्श लोग ले लेते हैं मुझसे। अब वो बेफिक्र रहते हैं कि हाँ, ये परामर्श लेने के बाद ये रस हमें लेना चाहिए, और ऋतु अनुसार उसमें परिवर्तन भी करते हैं। और बीच बीच में कोई मौसमी बीमारियां हो जाती हैं तो वो रस में बदल के और वो बीमारियां भी साथ में ठीक हो जाती हैं, तो डॉक्टरों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे कहीं अचानक जाने की, तो उनकी दिनचर्या में कोई विघ्न नहीं आता। तो इसीलिए बहुत अच्छे से समय उनका गुजरता रहता है। निश्चित रूप से ये ऐसा आहार है जिसके जरिए आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। PS तिवारी सर भी हमारे साथ। सर, बात सहकारिता की हो रही है और हमने निजी बैंकों की भी बात की, तो चुनौतियां कई सारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सहकारिता क्षेत्र है इसको मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। और सीधे तौर पर देखें तो सर, ज़मीनी स्तर तक जो शासन की योजना है वो भी बैंक के जरिए पहुँचाना एक बड़ी चुनौती तो रहती होगी। निश्चित रूप से। देखिए, इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, केवल हमें अगले 4 महीने का इंतज़ार है। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइवेट बैंक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के माध्यम से गांव-गांव तक सेवाएं पहुंचाते हैं जी, लेकिन अब हमारी जो सहकारी समितियां हैं, जब वो एक बहुत बड़े पूरे भारत में एक ही सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा रहा है जिसमें अपने अपने स्टेट के मुताबिक अगर थोड़ा बहुत आवश्यकता अनुसार कस्टमाइजेशन भी किया जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी एक स्टेट में कोई एक सोसाइटी या कुछ सोसाइटियाँ अलग प्रकार का बिजनेस करती हैं, तो उस पूरे ERP सोल्यूशन में उस सॉफ्टवेयर में उतना प्रावधान और कर दिया जाएगा जी। लेकिन आप ये समझ लें कि ये जो खाता खोलने की बात है या और जो चीज़ें हैं, मतलब निश्चित रूप से सोसाइटी में एक तो आदमी आकर के अपने को थोड़ा हल्का और अच्छा महसूस करता है, अपनापन महसूस करता है, क्योंकि सोसाइटी उसकी अपनी है। और वो ये आज अगर वो किसी एक बहुत AC हॉल में और एक ऐसे बहुत वेल फर्निश्ड जगह पर जाता है तो वो बड़ा संकोच करता है जी, और लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ कह देते हैं ये सिग्नेचर कर दीजिए, वो सिग्नेचर कर दीजिए, और वो कर देता है जी। लेकिन जब वो सोसाइटी में आता है तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे मानो मैं अपने घर में ही आया हूँ। तो अपने गांव के आसपास अगर उसको कहीं 10 कदम या थोड़ा बहुत 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के भी जाना होता है तो गांव का व्यक्ति उसको अन्यथा नहीं लेता, बल्कि जाकर के वो ये महसूस करता है कि चलो हम एक और वातावरण में आए, और उसका खाता भी वहाँ खुलेगा, उसके लिए बैंकिंग सुविधाएं भी वहाँ मिलेंगी, और माइक्रो ATM के माध्यम से वो अपना पैसा जमा कर सकेगा और पैसा निकाल भी सकेगा, खाद बीज ले सकेगा, लोन ले सकेगा, उसको ब्रांच तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारी जो सोसाइटियां हैं वो अभी पूरे प्रदेश में 4,500 हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक टारगेट लिया है, 10,000 का एक महत्वाकांक्षी टारगेट लिया है, जिसमें क्रमशः व्यावसायिक सक्षमता के आधार पर निरंतर नई सोसाइटियां बनाने का प्रयास चल रहा है भारत सरकार के मार्गदर्शन में। और जैसे जैसे ये सोसाइटियां गांवों में खुलती जाएंगी और जैसे ही ये कंप्यूटराइजेशन की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और सोसाइटियां बैंकों की तरह ही ऑनलाइन हो जाएंगी, तो उसके बाद हमारी कार्य प्रणाली निश्चित रूप से और सहज सुलभ हो जाएगी। दूसरा, इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा फर्क है वो ट्रस्ट का है। आप देखिए कि खाद प्राइवेट सेक्टर भी बेचता है बैंकों की तरह, जैसे बैंक अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब उधारी देना या इस तरह सर्विसेज देते हैं,
तो ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर भी खाद बेचता है और हमारी सोसाइटियां भी खाद बेचती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमारी सोसाइटियों पर लाइन क्यों होती है और लोग क्यों आते हैं, उसके पीछे एक विश्वास या ट्रस्ट का फैक्टर है, भरोसे का फैक्टर है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उनको ये पता है कि सोसाइटी में अगर उनको लोन लेना है तो वो 0% पर मिलेगा। किसी भी प्रकार की सुविधा उन्हें तत्काल मिलेगी, क्योंकि उनके ही बीच का, उनके आसपास का ही कोई आदमी वहाँ पर सहायक है, प्रबंधक है, लिपिक है। तो उनको ये भी सुविधा होती है और उनको ये भी महसूस होता है कि ये हमारा अपना बैंक है, तो अपनी सोसाइटी है, इसका अपनी सोसाइटी है और अपने बैंक होने का विश्वास यहाँ पर लोगों को मिलता है। यही कारण है कि सहकारी समितियों के पास जो है लोग पहुँचते हैं और इसका लाभ लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूर्णिमा दाते जी भी जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, आपसे समझना चाहूँगा, एक अलग विषय रसाहार, आप विशेषज्ञ भी हैं, परामर्श भी देते हैं, लेकिन अब इसको फैलाने की बात करें या इसके, क्योंकि सिर्फ भोपाल नहीं पूरे मध्य प्रदेश और देश के लोगों को इसका लाभ मिल सके, तो इसके लिए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप चलाते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि रसाहार केंद्र मान लीजिए भोपाल में 1 है, 2 हैं, अभी 6 हैं, लेकिन गली गली में जैसे दूध के बूथ होते हैं वैसे रसाहार केंद्र होने चाहिए और हर शहर में होने चाहिए, तभी लोग स्वावलंबी हो सकेंगे, स्वस्थ रह सकेंगे हर तरह से। तो ऐसा करने के लिए एक रसाहार कोर्स शुरू किया है। उस कोर्स को सीख कर वो लोग अपना रसाहार केंद्र शुरू कर सकते हैं। तो इसको और भी कई भाषाओं में हो और भी जगह हो, इसीलिए ऑनलाइन भी शुरू किया है, ऑफलाइन भी शुरू किया है। तो ऑफलाइन भोपाल के लोग सीख सकते हैं, ऑनलाइन बाहर के लोग भी कर ही रहे हैं और धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, लोग उसको सीख के और अपना रसाहार केंद्र शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, एक चीज़ और समझना चाह रहा था, आजकल की जो अगर हम देखें दैनिक दिनचर्या में ऐसी चीज़ें आ गई, तनाव तो बीपी होना लाजमी है, अगर हम बात करें चिंता, शुगर होना लाजमी है, और इसके बाद अगर हम देखें तो जो खान पान रहता है वो अव्यवस्थित होता है, क्योंकि जो आजकल की लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ख़राब है, सबको पता है। लेकिन तो वैसे में रसाहार कैसे लें, तो कुछ क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगी? बिल्कुल जी, ऐसा है कि जो रस लिए जाते हैं वो सुबह के समय ही लिए जाते हैं, और सुबह के समय एक बार रस लेने के बाद आगे का काम रस ही करते हैं, ऐसा हम बता भी देते हैं लोगों को। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम ताजे वनस्पतियों के जूस लेते हैं तो वो रसों में इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट अच्छे होते हैं कि बार बार भूख और बार बार खाने की इच्छा नहीं होती है लोगों को। और ऐसा करने से फिर उनको बता दिया जाता है कि ये आहार नियम करना है, आपको 2 टाइम ही भोजन आयुर्वेद में बताया गया है कि करना अच्छा होता है। तो वो 2 टाइम भोजन करके सुबह रस लेके उनकी शरीर की जो जितनी भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति पूरी तरह से हो जाती है। तो इस तरह इंसान चाहे अनचाहे रेगुलेट हो जाता है और उस रेगुलेशन के कारण वो स्वस्थ भी रह पाता है। तो ये बहुत एक जरूरी पार्ट है। दूसरी बात एक ये है कि ऋतु अनुसार आजकल कोई सोचता ही नहीं है। ऋतु अनुसार अब किस मौसम में क्या खाना है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं अब शरद ऋतु आने वाली है, लेकिन बरसात आते ही लोगों ने अदरक लेना शुरू कर दिया। चाय में बिना अदरक के चाय का पीना ही नहीं होता है किसी का, लेकिन शरद ऋतु में अदरक वर्जित होता है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। ऐसे ही ठंड में ही हल्दी, जैसे हमारे यहाँ छठ पूजा होती है, छठ पूजा के बाद हल्दी का उपयोग शुरू होता है। हमारे सारे शास्त्र और जितने भी तीज त्योहार हैं वो सारे इन वनस्पतियों से इसीलिए जुड़े हुए हैं कि किस वनस्पति का किस मौसम में उपयोग किया जाए, वो सब सिखाया ही गया है। मैं अगर सोचूं कि मैं सिखा रही हूँ रसाहार कोर्स तो ये मेरा अहंकार होगा। वास्तव में तो हमारे शास्त्र अगर हम देख लें तो सब कुछ सब लोग सीख सकते हैं उसी के माध्यम से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उन ऋतुओं को ध्यान में रखते हुए वो वनस्पतियों का उपयोग और उन रसों का उपयोग करके, और जो आयुर्वेद में बताया गया है आहार नियम, उस आहार नियम का पालन करके ये रस लेके और सुबह निश्चित रूप से और आवश्यक रूप से योग करके इंसान बहुत स्वस्थ रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा अनुभव भी है मेरा। नहीं, ये आपका मानना, लेकिन एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि कहा जाता है कि बिना सलाद के भोजन पूरा नहीं होता जी। लेकिन आजकल थाली में सलाद वो गिनी चुनी दिखती है। हम पहले देखते थे, और हम कुछ देर पहले सेवा की बात भी कर रहे थे कि वरिष्ठ जन होते थे तो सलाद भी 5-6 वैरायटी का हुआ करता था, कई प्रकार का सलाद होता था, और सबका एक कारण भी होता था कि आज ये बना है तो इसके साथ ये खाना आवश्यक है। लेकिन आजकल वो दिखता नहीं, तो सलाद का कितना महत्व है?
सलाद का बिल्कुल बराबरी से महत्व है। जी यदि आपके खाए हुए अन्न को आगे बढ़ाना है आपकी अन्न नली में, तो सलाद बिल्कुल आवश्यक है। इसीलिए गाजर, चुकंदर, मूली, ये सारे सलाद साथ साथ होने ही चाहिए। और जैसे दक्षिण भारतीय थाली होती है या महाराष्ट्रियन थाली होती है, उसमें तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आपका जो थाली है उसके बाईं ओर सलाद, कोशिम्बीर, चटनी, मतलब उसमें हरा भी आ गया, उसमें ककड़ी भी आ गई, उसमें मूली गाजर भी आ गया, नींबू भी थोड़ा सा निचोड़ दिया जाता है स्वाद के लिए, और दाहिनी ओर सब्जियां, दालें, ताकि प्रोटीन और रूटेड सब्जियों का एक अंश रहता है। ऐसा सारा उस थाली में ही रहता है। तो वो सारी थाली भी समझने की उतनी ही आवश्यकता है बराबरी से, जितनी आवश्यकता सुबह रसाहार को समझने की है। तो दोनों चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, रसाहार को भी और जो भोजन आप ले रहे हैं उसको भी समझने की आवश्यकता है। हमारे साथ पीएस तिवारी जी भी हैं, अपर आयुक्त हैं सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश शासन के। सर, सहकारिता पर भी चर्चा हो रही है और मैं अगर बात करूं तो आपने एक बड़ी बात बोली कि 10,000 के करीब जो है सरकार का लक्ष्य है कि यहाँ पर सहकारी सोसाइटी और बैंक संचालित होंगे। लेकिन सर, यहाँ पर आप अगर किसी किसान को परेशानी होती है तो क्या शिकायतों के निवारण के लिए भी कोई एक माध्यम तैयार किया गया है विभाग द्वारा? एक कहीं पर अगर किसी तरह, क्योंकि गुड गवर्नेंस की बात हो रही, सेवाओं की बात हो रही, लेकिन शिकायतों के निराकरण के लिए भी कोई क्या हेल्प डेस्क है? देखिए, इसमें मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश शासन ने बहुत अभिनव पहल करके, एक तो मुख्यमंत्री हेल्प लाइन है ना, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है जी, तो सीएम हेल्पलाइन जिसको कहते हैं जी जी, तो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से सारी शिकायतें हम लोगों को प्राप्त होती हैं जी, और विभाग हमेशा विभाग की हर महीने एक रेटिंग निकलती है जी, विभाग के लोग उसका निराकरण करते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त जो एक विभागीय तौर पर प्रत्येक कार्यालय में, जिला कार्यालय में जी, एक सेल रहता है जहां पर अगर शिकायतें दी जाएं तो उनकी जांच कराई जाती है और यथासंभव उनके निराकरण का भी प्रयास किया जाता है। जी। और इस दौरान जहां तक बैंकिंग सेवाओं का सवाल है तो बैंकिंग सेवाओं में आरबीआई से ओम्बड्समैन होते हैं, लोकपाल होते हैं, बैंकिंग के लोकपाल होते हैं। जी जी, तो बैंकिंग लोकपाल भी उन समस्याओं को देखते रहते हैं और हम लोगों की तरफ भेजते रहते हैं। नाबार्ड को जाता है तो नाबार्ड भी हमारी तरफ भेजता रहता है। तो देखा जाए तो हमारे पास 2-3 माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनका हम निराकरण करते रहते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारे जो जिला कार्यालय हैं, जैसे मान लीजिए अगर शासन की बात करें तो शासन में उपायुक्त सहकारिता या सहायक आयुक्त सहकारिता जिला में कार्यालय होता है जहां पर लोग शिकायतें कर सकते हैं। और समानांतर रूप से जैसे मैं आज जहां प्रबंध संचालक के रूप में अपेक्स बैंक में पदस्थ हूँ तो हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में भी वो जाकर के शिकायत कर सकते हैं और सीधे हमारे यहाँ भी भेज सकते हैं। तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि उनका निराकरण किया जाए। सर, निराकरण किया जाए, लेकिन चीज़ एक समझने की ये भी है सर, आजकल हम देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में एक लोन फैसिलिटी, ऋण फैसिलिटी शुरू की गई है और उसको भी समिति का नाम दिया जाता है। गांव में महिलाओं की या पुरुषों की समिति बना दी जाती है और कम ब्याज पर पैसे देने की बात होती है और कहा जाता है ये भी सहकारी समिति है, जबकि उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। कई बार तो ऐसी भी चीज़ें, ऐसी धोखेबाजी भी सामने आई। तो सर, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गाँव का देखना चाहे कि ये बैंक सहकारी है कि नहीं, तो वो कैसे पता कर सकता है? क्या कहीं पर ये तमाम जानकारी होती है या वहाँ के ज़िला कार्यालय में जाके संपर्क कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको मैं बता दूं कि एक तो ये है कि अगर कोई समिति सहकारी समिति नहीं है तो उसको, अगर वो सहकारी शब्द अपने समिति के नाम पर लगाता है तो सहकारी शब्द वर्जित है और वो एक अपराध की श्रेणी में होता है जी। और जिला सहकारिता के जो जिला कार्यालय होते हैं, जो ज़्यादातर कलेक्ट्रेट या आसपास में कहीं भी होते हैं, और उप सहायक आयुक्त कार्यालय सहकारिता करके होते हैं, वहाँ पर जाकर के वो ये पता कर सकते हैं कि ये समिति रजिस्टर्ड है कि नहीं है। जिसमें मैं आपको मुख्य रूप से बता दूं कि प्रलोभन दे करके, कम ब्याज दरों का लालच दे करके या अधिक ब्याज दरों के लालच दे करके डिपॉजिट कलेक्ट करने की बातें, इन सब के चक्कर में मैं यही कहूँगा कि लोग इन सब भ्रम में नहीं रहें। निश्चित रूप से इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि अगर सहकारी समिति से रजिस्ट्रेशन है तो आप थोड़ी सी जागरूक हो। और आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया। पुण्य मैम, आपका भी शुक्रिया। पीएस तिवारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर आज हमने सहकारिता की बात की, सेवा की बात करी और रसआहार की बात की। अगली बार किसी और विषय पर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।